ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, करना शुरू कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, एमए इकोनॉमिक्स में किया मैंने। वो एक उस वक्त जुनून था कि मेरे को बस आगे पढ़ना ही पढ़ना है। फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम पास किया, बड़ी अच्छी रैंक आ गई थी। मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड्स थे उनके 1 साल के बाद मेरी नौकरी, उनकी नौकरी लगी थी, मेरी 3 महीने के बाद नौकरी लगी थी। अच्छा रैंक था मेरा, तो पर मैं उसको ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ का वातावरण देखा तो मेरे को पसंद नहीं आया। वहाँ पे रिश्वत देते थे लोग, वो पसंद नहीं था मेरे को जो रिश्वत लेना देना बहुत ही अच्छा नहीं लगता। खाना वाना जब खा चुके थे नॉनवेज खाने के पश्चात, तो मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा था कि वो बड़ा बेटा वो है, वो कहाँ है, काफ़ी देर से दिखाई नहीं दिया। कहते जी वो ना खाना डिनर करने के पश्चात वो किसी के साथ चला गया। मैं कहाँ चला गया? कहते वो किसी के कोई अंकल है उनके साथ चला गया नीचे, उनके साथ गया वो। कुछ काम है इनका, प्रॉपर्टी का काम है, उसके लिए कुछ पेमेंट लेने के लिए नीचे घाटी में गया। मैं तो हैरान और मैं क्या घाटी में गया है पेमेंट लेने के लिए, वो भी प्रॉपर्टी डील के साथ, अकेला गया है उसको लेकर। तो मेरे को नहीं हुआ। मैं उस वक़्त तो मेरे को मोह होता ना, मोह, पुत्र मोह उस वक़्त जागृत हुआ मेरा। और डर भी जागृत हुआ। डर पुत्र मोह का डर जो जागृत हुआ मेरे को। मैंने कहा यार ये अकेला गया है तो कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर्टी वाला कैसे बंदे नहीं है, क्या है, अंधेरे के वक्त में गाड़ी में गया है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस वक्त बहुत बेचैन था, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अलग जाके बैठ गया और मैंने ये प्रण किया कि बेटा सही सलामत घर में आ जाए। तो मैं आज के बाद ये जो नॉन वेज है ये मैं ख़त्म कर दूँगा। ज़िंदगी हर पल कुछ नया दिखाती है, कभी खुशियों से भर देती है, कभी कुछ सिखाती है, परंतु एक ही राह पर नहीं चलती रहती। नमस्ते दोस्तों, मैं अरुणा सहगल आत्मा की यात्रा एक खास प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए एक खास मेहमान को लेकर आए हैं जो बचपन से बहुत शरारती और खुश मिजाज, हंसमुख रहने वाला व्यक्ति है और जीवन में हर मकाम को उन्होंने बहुत आसानी से तय कर लिया। बहुत पड़ाव अपने जीवन के उन्होंने स्वयं हासिल करे, कुछ सीखते रहे और लोगों को सिखाते रहे। आइए हम जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। हम स्वागत करते हैं आरपी सहगल जी का। नमस्कार। नमस्कार। मैं पीएमसी हिंदी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को इस मंच पे लाके मेरे को एक यादगार दी है। सहगल साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बचपन से शरारती थे, तो आपका बचपन हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप शरारती। बचपन में मैं इतना तो याद नहीं कि बहुत पहले की बात तो नहीं है, पर जब मैंने होश संभाला था मैं शरारती था। शरारती इन द सेंस कि मेरे को शरारत करने में बहुत मज़ा आता था। जैसे किसी को वैसे ज़बरदस्ती तंग नहीं करता था मैं, कुछ छोटी मोटी शरारतें कर दी, बस उसमें मैं आनंद लेता था। मेरे को एक किस्सा याद आता है कि जब मेरी जब मामी जी का शादी हुई थी, शादी होने के बाद जब घर में आते हैं डोली के रूप में, तो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह होती है, सेशन होता है। तो उस सेशन के अंदर ऐसा था कि जब दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो लेनी होती है तो मैं अंदर घुस जाता था, अंदर चला जाता था। मैं वहाँ पे देखता था उनको कि अगर उनकी फ़ोटो आ रही है तो मेरी क्यों नहीं आ रही है। तो मेरे को बार बार मना करता था, मैं इधर से निकल गया, उधर से निकल गया, मेरी फ़ोटो होती थी और अल्टीमेटली कहा इसकी भी फ़ोटो ले लो। फिर जब मेरी भी फ़ोटो ली तब मैं शांत होकर बैठ गया था। इस तरह की बचपन में शरारत करनी अच्छी लगती थी मेरे को। और शरारत खैर तो हर एक को, अब जब तक कहते हैं ना कि आदमी का बचपन नहीं जाना चाहिए,
तो मैंने अभी तक उसको कायम रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो आपके परिवार में आप कौन-कौन थे? मैं परिवार में हमारे तो मेरे माता-पिता थे, मेरी एक छोटा भाई था, छोटी बहन थी, मैं सबसे बड़ा था मैं। हमारा संयुक्त परिवार था। हम शुरू से ही संयुक्त परिवार में ही रहे हैं। मतलब है कि दादा-दादी जी का, नाना-नानी का, दोनों इंस्टांसेस में मैं जॉइंट फैमिली में रहा मैं। उधर से दादाजी के साथ भी जॉइंट फैमिली में था। कुछ समय पश्चात फिर हम नानी माँ के घर में भी हम जॉइंट फैमिली में थे। उन दिनों में इतना न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो हम जॉइंट फैमिली में रह के बहुत एंजॉय किया था और हम सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, सब एंजॉय करते थे। तो आप बचपन में आपकी पढ़ाई कैसी थी? बचपन में पढ़ाई में ध्यान कम था, शरारतों में ज़्यादा था, खेलने में ज़्यादा था। हम लोग पुरानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे पतंगों का बहुत ज़बरदस्त 15 अगस्त के आसपास होता था। तो हम जनरली या तो स्टडी में तो बाद में रुचि मेरी डेवलप हुई है, पर वो पतंगे खेलना, क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना, खेल कूद में ही जैसे शाम के वक्त में बच्चे, छोटे बच्चे होते थे तो लुका छुपी, जैसे हमारे इधर हिंदी में बोलते हैं लुका छुपी, मतलब कि हाइड एंड होता था, वो छुप जाते थे हम लोग, तो वो हम गेम खेलते थे। पहले हम आई स्पाइस बोलते थे, उस वक्त में आई स्पाइस बोलते थे। तो वो सब खेल हमने बचपन में काफ़ी खेले हैं। तो बचपन में आपका खेल कूद में भी रुचि थी और शरारतें तो आप करते थे। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ जो आपके शरारत के साथ और आपके खेल कूद के साथ लिंक है? शरारत एक अलग चीज़ थी। शरारत मतलब शरारत करके बस साइड में हो गया था, पर खेल कूद के साथ तो उसमें शरारत नहीं आती थी, उसमें सिंसियरिटी आ जाती थी। जब खेलते थे प्रॉपरली डेडिकेशन में खेलते थे। मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक़ था और मेरे को याद है कि जब हम 8वीं 9वीं में पढ़ते, 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तब से मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तब से पहले हमारे उस तरफ एक टीम बना दी थी हम लोगों ने क्रिकेट खेलने की, तो हम लोग क्रिकेट में हर संडे के संडे मैच हुआ करता था। पढ़ाई एक अलग चीज़ थी, पर वो हमारा संडे का शौक़ था कि हम वेट करते थे कि हम संडे को हम जाएं और क्रिकेट खेलें। और तब तो मैं छोटा था, उस वक्त तो हमको भी टीम में शामिल कर देता है। उस वक्त तो मेरे को टीवी मैच देखने का बहुत था। 5 डेज़ मैच हुआ करते थे। उस ज़माने में फास्ट बॉलिंग का बहुत क्रेज़ था, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी फास्ट बॉलर बनूं। तो उसमें क्या होता था कि पहले मैं बड़ा माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करता था, जो फास्ट बॉलर्स है, तो बड़ी दूर से भागते भागते आते, फिर गेंद फेंकते थे और किस एंगल में गेंद फेंकते थे वो सब मैं सीखा। मतलब कि इन स्विंग, आउट स्विंग, मतलब कि यॉर्कर, वो सब, मतलब कि वो मैंने हाथों के एक्शन से बॉल के ऊपर कैसे फेंकते हैं बॉल को, उस तरीके से मैंने लिया उसको। तो मैं अपने टाइम में एक फास्ट बॉलर था मैं, और ऐसा नहीं हुआ था कि अगर मैं 1 या 2 ओवर कर लूँ, कोई विकेट ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता था। मेरे को हमेशा 1-2 ओवर्स के बाद सक्सेस मिलती थी, जिससे मेरे को और प्रेरणा मिलती थी और मैं और ज़्यादा फास्ट बॉलिंग करने में एक्सपर्ट हो गया था। फिर बुक्स मैंने परचेज़ करी, उनमें मतलब कि बुक्स के अंदर इन स्विंग कैसे डालते हैं, आउट स्विंग कैसे डालते हैं, वो सारे के सारे एक्शंस मैंने सीखना शुरू किया और इम्प्लीमेंट किया मैंने उनको। अच्छा लगा मेरे को। बचपन में खेला, उसके बाद मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में भी खेला। मैंने मिनिस्ट्री ज्वाइन किया, मिनिस्ट्री में भी खेला। उसमें मिनिस्ट्री में रिज़ाइन करने के बाद जब मैं HMT में आया, तो HMT में भी खेला। और उसके बाद जब वहाँ से मतलब कि अपना जब हो गया था, अभी भी कभी मौका मेरे को मिलता है तो कोई बच्चे गली में या पार्क में खेलते होते हैं, उनको रोक के 1 आध ओवर मैं भी कर देता हूँ। और अच्छा लगता है मेरे को। ये सब बचपन में ही शौक़ था मेरे को खेलने का, तो मैं इस चीज़ को बहुत लाइक करता हूँ। और अभी भी जो मैच वैच आते हैं तो मैं बहुत कम रेयर होता है। पहले तो 5 दिन हम लगातार मैच देखते थे, अब वो इतना टाइम नहीं है। अब मतलब कि 20 ओवर से मैच देख लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं।
तो आपने जैसे ये खेल खेले तो कहीं आपको आगे जाने के भी नेशनल लेवल पे या फिर और आगे बढ़ने के भी चांस मिला क्या? नहीं, उस लेवल पे जाने का चांस मिला था, पर उसके लिए कुछ फैमिली बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में थे और पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उसके लिए हमको क्लब वगैरह ज्वाइन करना पड़ता था जिनकी बड़ी काफ़ी अच्छी फीस वगैरह होती थी। तो उसके की वजह से हम लोग मैं आगे नहीं बढ़ पाया। पर मेरी जो तमन्ना थी कि खेल को नहीं छोड़ना मेरे को, तो इसलिए मैंने कि स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मिनिस्ट्री में भी, और जब मैं वो आज भी कायम आज है। भी मैं कायम, तो और अभी भी। अब तो खैर बॉलिंग करते थोड़ा कंधा सा दर्द होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एक आध ओवर फेंकने से कुछ नहीं होता, तो मैं उसमें एंजॉय करता हूँ। तो आप जैसे ये खेल कूद में थे, पढ़ाई में भी जितना भी आपको मिला, तो आपने अपने दादाजी से भी कुछ सीखा क्या? हाँ, दादाजी से मैंने सीखा। दादा, जब हम छोटे, जब तीसरी चौथी में था, तो हम जॉइंट फैमिली में पहाड़गंज में रहते थे। चाचा जी थे हमारे, बुआ थी, छोटी बुआ थी, चाचा जी थे, और हमारे दादा दादी टीचर थे। और मेरे को खेलने में बहुत शौक था। मैं अवॉइड करता था कि दादाजी के सामने नहीं जाना मेरे को, क्योंकि जब भी मैं जाऊँगा वो पकड़ के बिठा लेते थे मेरे को, आ जा बैठ के पढ़। तो मैं इस दरवाजे से निकल के उधर दरवाजे से दाएँ बाएँ ऐसे हो जाता था मैं, पर कभी कभी पकड़ा जाता था मैं। जब पकड़ा जाता था फिर थोड़ी देर बैठना पड़ता था, फिर जो बताते थे समझाते थे, पर उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा हमने। उनका शौक़ था कि गली में जो बच्चे आ रहे हैं उनको पकड़ के बिठाना, एजुकेशन देना, उनको अच्छा था। और फादर भी हालांकि जॉब करते थे, वो भी पढ़ाते थे, पर मैं ना फादर से भी नहीं पढ़ा। मैं फादर से भी नहीं पढ़ा, फ्रैंकली स्पीकिंग, फादर से भी नहीं पढ़ा। और जो मैंने अपनी एजुकेशन हासिल करी है ना, वो सारी अपनी ही बलबूते पे करी है। कोई मेरे को कहता था कि पढ़ो, तो मैं पढ़ता ही नहीं था, नहीं पढ़ता था मैं। जब मेरा दिल होगा तब मैं पढ़ता था, और जब मैं पढ़ता था फिर मेरे को होश नहीं होती थी कि मैं क्या टाइम हुआ, क्या टाइम नहीं हुआ, पता नहीं चलता था मेरे को। मम्मी बोलती थी हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम आ गए हैं, अभी रोल नंबर नहीं आया। ये बड़ा पेट था मेरा, अभी रोल नंबर नहीं आया मम्मी, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। तो क्या करेगा, मैं खेलने जा रहा हूँ। या तो पतंग मैं उड़ाता था या क्रिकेट खेलता था। और हमारा संडे के संडे प्रोग्राम हुआ करता था, हम लोग निकल जाते थे उसमें। तो मैंने खेल में बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद जब मैं पढ़ाई के अंदर जब सीरियस हुआ तो बहुत सीरियस हो गया। तो फिर नहीं था कि जब रोल नंबर आ जाता था तब मैं किताबें खोलता था, तब मैं पढ़ता था, और फिर मैं पढ़ता था, फिर सिंसियरली पढ़ता था फिर मैं। तो आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा? आपके जीवन में मम्मी का क्या महत्व है? मम्मी से मेरे को बहुत प्यार मिला। पापा से भी बहुत प्यार मिला था, पर पापा से हम बहुत डरते थे। पापा पता चल जाएगा कि आ गए हैं, उनकी हैबिट थी, तब उन ज़माने में साइकिल हुआ करती थी, साइकिल की घंटे मारते थे कि अलर्ट हो जाते थे, ताकि हाँ भाई पापा आ गए हैं। सब शरारतें छोड़ छोड़ कर आराम से चुपचाप किताब लेके बैठ देते थे। तो मम्मी पूछते थे बड़ा पढ़ रहा है, कहता अभी अभी बैठा है। आपके डर के मारे पढ़ने के लिए बैठ गया, तो अभी अभी आया, क्या कर रहा था, बाहर खेल रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने कभी डांटा नहीं था मेरे को। प्यार बहुत करते थे, पर हमारे पापा जी का रोब बहुत था। वो एक दफ़ा जो कह देते वो करोगे तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं करोगे तो फिर डांट पड़ती थी। तो हम अवॉइड करते थे कि पापा जी के सामने मतलब कि ना ही कुछ बोले, और शरारत का मतलब ही नहीं था। जो उन्होंने बोला पढ़ाई करने के लिए, चुपचाप पढ़ाई करी नहीं। पढ़ाई करने के बाद हम चुपचाप अपने काम में निकल गए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए बाद में खेलने चले गए। तो उनसे भी बहुत प्यार मिला मेरे को। माँ बाप का जो प्यार तो वो तो कभी भूला नहीं जाता। उनकी डांट के अंदर भी प्यार होता है, क्योंकि वो हर दफ़ा उनका कुछ, माँ बाप डांटते हैं ना, उसमें ये होता है एक प्यार झलकता है। वो उनके अपने प्रति ऐसा नहीं होता कि वो धुतकार रहे हैं। और बचपन में माँ बाप का जो डांट होती है ना, वो बच्चे को सही रास्ते पर लेके आने के लिए होता है।
वही एक उनका आशीर्वाद था, जो प्यार था, जो हमको यहाँ तक लेके आया। तो आपके परिवार में पाठ पूजा, भक्ति या फिर और कोई प्रथा क्या चलता था? हमारे परिवार में हम लोग आर्य समाजी थे। दादाजी, पापा, हम सब आर्य समाज से बिलोंग करते थे। हमारा जो नानी का घर था वो पाठ पूजा में करता था, तो उन दोनों का संस्कार मेरे अंदर थे। मैं पाठ पूजा भी करता था और आर्य समाज भी जाया करता था। पर वैसे मैं हर धर्म को मैं मानता था, क्योंकि जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, ओल्ड दिल्ली में रहते थे हम लोग, हमारे साथ हर वर्ग के, हर धर्म के लोग रहते थे, तो किसी में परहेज नहीं था। हम अपने फ्रेंड के साथ मंदिर भी जाते थे, शीशगंज गुरुद्वारे भी जाया करते थे, घर के पास जामा मस्जिद थी वहाँ भी जाते थे, और कश्मीरी गेट पे चर्च थी, हम वहाँ भी जाते थे। हर धर्म के अंदर पूरी आस्था थी, क्योंकि हमको ये पता है कि मार्ग एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। तो हमने किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं निका, सबका एक बराबर माना हमने। तो आपको आनंद किस में आता था? आनंद मेरे को, जब मैं बचपन में था तो आर्य समाज में भी जाता था, आनंद आता, तो उधर से भक्ति में भी जाता था। जिस रंग में होता था उसी रंग में मैं डल जाता था। ऐसे को निक्स नहीं होता था कि हाँ भाई ये करना या कुछ, भाई कुछ वो नहीं था, कोई धारा नहीं थी हमारे अंदर, कोई ये करना या ये नहीं करना। मैं उधर से बंगला शीशगंज में गुरुद्वारे भी जाता था, बंगला साहब भी जाता था। तो ऐसा विचारधारा नहीं थे कि आनंद मेरे को भक्ति में भी आता था। आर्य समाज में भी जाता था, वहाँ पे हवन करता था, हवन में भी बहुत ध्यान आता था। यज्ञ वगैरह में भी अच्छे पापा बुक्स वगैरह लेके रखी हुई थी हम लोगों ने। वो घर में पापा, कोई बर्थडे होता था, हमारा बर्थडे हुआ या मम्मी का पापा का बर्थडे हुआ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हुई या न्यू ईयर हुआ या घर में कोई बच्चों के फंक्शन हुए, तो उसमें हम लोग परिवार के पूरे परिवार के साथ हम लोग हवन किया करते थे। हवन की सामग्री करना अच्छा लगता था, सुगंधी अच्छी लगती थी, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता था। और जब हम नानी के घर में जाते थे वो पाठ पूजा होती थी, वो जोत जगाते थे, आरती करते, हम आरती भी करते थे। तो बड़ा एंजॉय किया हमने, दोनों तरफ बहुत एंजॉय किया। हाँ। आपने जैसे जितना भी पहले स्कूलिंग कर ली, चाहे टफ उसमें करी, बट उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि आपका शौक़ डेवलप हो गया, तो आपने एजुकेशन को और हासिल आगे तक कहाँ तक किया? मैंने स्कूलिंग तो मैंने हाई सेकेंडरी करी थी, और तब मेरा हाई सेकेंडरी में एग्ज़ाम देने के बाद मेरी रुचि डेवलप हो गई थी। उस वक़्त तो पढ़ाई में? हाँ, पढ़ाई में मेरा मन लगना शुरू हो गया था। और फिर हाई सेकेंडरी पास करने के पश्चात फिर ग्रेजुएशंस के लिए मेरे को कहा गया कि अब मतलब कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मेरे को ग्रेजुएशन करनी है। तो हमने ग्रेजुएशंस के लिए मैं खुद ही गया था एडमिशन लेने के लिए। मैं एडमिशन लेके आया, तो पेरेंट्स को बताया कि मैं मतलब आगे पढ़ूंगा और मैं ग्रेजुएशन करूंगा। ठीक है, आप जाइएगा। और फिर हम लोग जब स्कूल वाले बच्चे थे, वो तो कोई छोड़ के चले गए, कोई बिजनेस में चले गए, वो सब ओल्ड दिल्ली के बनते थे। पर मेरा मन में रुचि पैदा हो गई थी कि मेरे को पढ़ना, आगे पढ़ना है जी। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया मैंने। पर वो ज़माना ऐसा था कि जब ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ अवेयरनेस मेरे को आस-पास में पता चल गई कि वातावरण में बहुत इतनी जल्दी आसान नहीं है, नौकरी करना इतना आसान नहीं है। तो मैं साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करता रहा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देना, ये करना, वो पूरा मतलब कि साथ साथ बुक्स के साथ साथ मैं वही पढ़ता गया। तो जीके में बड़ी अच्छी मेरी नॉलेज हो गई थी। और बाकी उस वक्त जो एग्ज़ाम हुआ करते थे, जीके का हुआ करता था, इंग्लिश का हुआ करता था, ये 2-4 चीज़ें, मैथ्स का हुआ करता था, ये सब चीज़ों के थे। मैं उसमें अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं वो भी करता रहा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरे इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स आए। तो अब पेरेंट्स बोलते हैं कि नौकरी कर लो, क्योंकि चाहते थे कि चलो भाई ग्रेजुएशन कर ली है
तो अब नौकरी भी कर लो, फैमिली को भी फैमिली को मिल सपोर्ट भी जाएगी। हो जाएगी। पर मेरा पढ़ने को मन था, तो हालांकि पढ़ने का मन तो था, पर मैंने ग्रेजुएशन के ही अंदर ही फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद ही मैंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया था। उस वक्त तो कोई पापा के दोस्त थे बैंक में, उनके माध्यम से मैं बोला कि कहते तुम ना वहाँ पे जब तुमने पढ़ना है तो इतना कुछ सपोर्ट नहीं हम कर पाएंगे, तू अपनी नौकरी कर लो थोड़ी बहुत, ज़्यादा देर नहीं है, 2 घंटे एक दिन में लगाने हैं, तो तुम थोड़ा खेल कम कर दो, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, पढ़ाई पढ़ना है तो तुमने नौकरी कर लो, खेल कम कर दो, अपना अर्निंग तुम्हारी हो जाएगी, इसी पैसे से तुम आगे बढ़ते रहना, पढ़ाई करते रहना। पापा की बात अच्छी लगी, मैंने कहा ठीक है, अब पढ़ाई बढ़ाई बात ज़िंदगी में कुछ करना है तो ये सब तो बचपन तो जा ही रहा है। तो उसके माध्यम से मैंने उसको फिर बंद करके ख़त्म नहीं किया खेल मैंने, पर थोड़ा कम कर दिया। और 2 घंटे हम सुबह को, फ्लेक्सिबिलिटी थी उस वक्त काम की, सुबह करो या शाम को करो, तो अच्छा था, फाइन था। तो हम सुबह कर लेते, शाम को खेलते थे, शाम को कर लेते, सुबह खेलते थे, वो डिपेंड करता हमारा, वो एक हफ्ते में जो भी टारगेट था हम पूरा कर लेते हैं। और जब पढ़ाई के साथ साथ हमने वो एजुकेशन भी जब की, हमने उधर सर्विस भी करी, तो मन डेवलप और अच्छा तरीके से होना शुरू हो गया। ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, करना शुरू कर दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, एमए इकोनॉमिक्स में किया मैंने। वो एक उस वक्त जुनून था कि मेरे को बस आगे पढ़ना ही पढ़ना है। फिर कंपटीशन तो मैं तैयारी कर ही रहा था। फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम पास किया, बड़ी अच्छी रैंक आ गई थी। मेरे साथ के जितने भी फ्रेंड्स थे उनके 1 साल के बाद मेरी नौकरी, उनकी नौकरी लगी थी, मेरी 3 महीने के बाद नौकरी लगी थी, अच्छा रैंक था मेरा। तो पर मैं उसको ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ का वातावरण देखा तो मेरे को पसंद नहीं आया। वहाँ पे रिश्वत देते थे लोग, वो पसंद नहीं था मेरे को जो रिश्वत लेना देना बहुत ही अच्छा नहीं लगता। छोटे होते मतलब उसी उम्र में आपको समझ आ गई मेरे कि को ये हाँ कार्य समझ ठीक आ नहीं गई है, थी, हाँ, क्योंकि समझ आ गई थी कि मेरे को ये रिश्वत इस वाला तरीके से पैसा ये नहीं पैसा कमाना। हजम नहीं होता है, तो मेरे को नहीं हुआ। जब शुरू में जब मैं एक पहला दिन था, दूसरा वहाँ पे हमने जॉब करने के लिए गए, तो उन्होंने कुछ शाम के अंत में जब डे एंड होता तो कुछ जो थे जिनका हमने काम किया था वो कुछ पैसे रख के ये थे, कहता ये रख लीजिए। मैं कहा ये क्या है? कहता नहीं रख लीजिए। मैं कहा क्यों, इसमें तो कोई काम तो है नहीं पैसे का, तो क्यों रख लें इसको? नहीं रखेंगे इसको। कहता नहीं नहीं हमारी तरफ से। मैं कहा मैंने किया क्या यार? कहता आपने ये काम किया। मैं कहा मैंने थोड़ा काम किया, तो मेरी ड्यूटी है। मैं उन पैसों को लेकर अपने सीनियर के पास चला। मैं कहा सर ये पैसे मेरे को दे रहे हैं, ये पैसे क्यों दे रहे हैं मेरे को? कहते नहीं तू रख ले। मैं कहा सर मैं पैसे नहीं रखूँगा, ये पैसे आप रख लीजिएगा। कहता रख ले, यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि पैसे रख लो आप इसको। मैं कहा सर ये पैसे मैं नहीं लूँगा, पैसे मेरे को ये नहीं चाहिए मेरे को। मैं कहा आगे से मेरे को कहना भी मत, और मैं इस माहौल में मैं काम नहीं कर पाऊँगा। कहते क्या कर दोगे? मैं कहा मैं नौकरी छोड़ दूँगा। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को उस वक्त, मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता था, मैं सेलेक्ट हो जाता था। तब चॉइस हमारी होती है कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, उसके ऊपर डिपेंड करता था हमारे ऊपर। उसमें मैंने कहा था ठीक है। तब उन दोनों में यूपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह में मैंने कॉम्पिटिशन वगैरह दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका था, बस आने वाला था। तो सिलेक्शन वहाँ पे भी हो गई थी, यूपीएससी क्वालिफाई किया था। तब मेरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंदर अपॉइंटमेंट हो गई थी, तो मैंने फिर यहाँ से रिज़ाइन कर दिया, टाटा ओके बाय बाय करके मैं वहाँ से निकल गया। अब बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को 6 महीने में वहाँ पे काम किया, और किस बंदिश में मैंने काम किया। रात को मेरे को नींद नहीं आती थी, कि वही मतलब कि क्रिमिनल्स के केसेस, पूरा वहाँ का वातावरण, जजेस की बातें, ये सब मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। मैं अपने मतलब कि पूरा चैन खो चुका था मैं। जब वहाँ से छुटकारा मिला तब मैं मिनिस्ट्री ज्वाइन किया, तो मिनिस्ट्री भी मेरे को पापा लेके गए थे। तो फिर वहाँ पे हमने फिर मिनिस्ट्री में काम किया। मिनिस्ट्री के अंदर भी काम करके हमको अच्छी जगह पे सेक्शन मिला हमको, जिसकी वजह से आगे जाके काफ़ी मेरे को सपोर्ट मिली। कैसे मतलब कैसा काम था जिससे आपको आगे सपोर्ट मिली? एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे टोटली एनवायरनमेंट डिफरेंट था। तीसरी कोर्ट का एटमॉस्फेयर डिफरेंट था, वहाँ का मेन मिनिस्ट्री का एटमॉस्फेयर डिफरेंट था। वहाँ पे बड़े एजुकेटेड लोग थे, जो भी बच्चे क्वालिफाई करके आते थे वो ऐसे आम बच्चे नहीं होते थे जो क्वालिफाई करके आते थे। तो हम भी आम नहीं थे,
हमारी भी सिलेक्शन हुई थी, तो हम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे थे। तो जब हम वहाँ पे गए तो फर्स्ट डे जॉइनिंग में था, तो पापा मेरे साथ में थे। उन्होंने मेरे को जो उनके जो सेक्शन ऑफिसर हुआ करते थे वहाँ उस समय, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा बेटा है, ये इसकी सिलेक्शन हो गई, ये ज्वाइन करने के लिए आया है। तो मैं बैठो, पापा ने उनके साथ बातचीत करी, इंग्लिश में बातचीत करी। उसके बाद कहता कि बोला कि आप इसको थोड़ा सिखा दो, क्योंकि ये इतना बोलता भी नहीं है और वो भी नहीं है, थोड़ा शाई टाइप का है, इसको अपने पास रखो। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने अपने पास रखा, मेरे को ट्रेनिंग दी, उनके ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, नोटिंग कैसे करते हैं, जो केस आते हैं कैसे स्टडी करते हैं, फाइल दी पढ़ने के लिए, पढ़ो इसको। हम पढ़े, उसको स्टडी किया, धीरे धीरे करते करते एक्सपर्टीज़ आ गई। तो 1 साल के अंदर अंदर जिसकी सीट पे मैं काम कर रहा था वो बंदा रिटायर हो गया था। उसके रिटायर होने के बाद वो इंडिपेंडेंट सीट मेरे को मिलनी हो गई थी। फिर मैंने 6-7 साल तक वहाँ पे मैंने काम किया था। तब उस वक्त वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करके कोई राजी नहीं था, कोई ट्रेंड नहीं था उस वक्त। कोई सरकारी नौकरी करी है तो इसके अंदर कुछ न कुछ काबिलियत नहीं है कि जो कहीं और अलग कहीं काम कर सके, सरकारी नौकरी कर पाएगा। पर हमने शो करना था कि हमारे अंदर काबिलियत है। तब उस वक्त क्रेज था कि PSU ज्वाइन करना। PSU मतलब पब्लिसिटी ट्रेनिंग। नवरत्न कंपनी थी, MMTC, STC, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, PHEL, HMT, SSTC, MMTC, ये अच्छी अच्छी कंपनी थी जो नवरत्न कहलाती थी। मेरे मन में आ गया था इन नवरत्नों में से एक कंपनी मैंने ज्वाइन करना है। फिर मैंने वहाँ से कंपटीशन दिया, ऑल इंडिया बेसिस को HMT में मैं गया, सिलेक्शन मेरी होगी। फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन करके मैं HMT में आया। मिनिस्ट्री में हमने ब्यूरोक्रेट के साथ कैसे काम करना था वो हमने सीखा था, नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे करनी वो हमने सीखी थी। जब HMT में आया तो मेरे को भी कुछ समय के पश्चात पूरी इंडिपेंडेंट सीट हैंडल करने को मौका मिला, क्योंकि इतना तो था कि हम लोग इंग्लिश वगैरह भी ठीक थी, नोटिंग ड्राफ्टिंग अच्छी थी। तो उस सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ गए। तो आपका जो वहाँ का अनुभव था अपनी मिनिस्ट्री का, वो आपने अपने HMT में मतलब HMT में मेरे को मिला, क्योंकि नोटिंग ड्राफ्टिंग आती है, नोटिंग ड्राफ्टिंग आती थी, लेटर ड्राफ्ट करना, गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे ड्राफ्ट करना वो सब आता था मेरे को। वो मेरे को बहुत जल्दी उसमें वो पूरा का पूरा फ़ायदा मिला। फिर इंडिपेंडेंट सीट होने के बाद फिर मेरे को इंडिपेंडेंटली अकेले जाना पड़ता था। फिर मैं एज ए HMT एज ए होल मैं लाइसेंस एग्जीक्यूटिव था वहाँ पे अपना, क्योंकि हमारे जितने भी HMT की मशीनों के जो टेंडर हुआ करते थे वो DGSNT के थ्रू हुआ करते थे। जो डिफेंस में हमारी मशीनें जाती थी, एयरक्राफ्ट में, डिफेंस में, रेलवेज में, सब जगह हम लोग जाते थे और मैं ही इंडिपेंडेंटली उसको डील किया करता था। तो आपको आपकी दोनों नौकरियों ने, चाहे आपकी गवर्नमेंट नौकरी थी और पब्लिक सेक्टर की नौकरी थी, बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सीखा वहाँ से। और आपकी जो अंतिम नौकरी थी वो आपकी HMT थी। जी। तो आपके इसके बीच में ही आपके जीवन में, आपका गृहस्थ जीवन में भी एंट्रेंस हुई? हाँ, मेरी गृहस्थ जीवन में एंट्रेंस तब हुई थी जब मैं HMT जब मैं अपनी मिनिस्ट्री के लास्ट फेज में था। मिनिस्ट्री के लास्ट फेज में था, 7-8 साल हो गए थे। तब उस वक्त तो प्रपोज़ल था कि मेरे को, नहीं प्रपोज़ल तो नहीं था, मेरे को वो था कि उधर से शादी का भी था, उधर से नई नौकरी का भी था। तो चलो ठीक है भाई, उधर से शादी भी हो रही है, उधर से नई नौकरी का ऑफ़र भी है, तो लेट मी क्विट गवर्नमेंट जॉब, HMT ज्वाइन करते हैं। तो फिर दोनों एक साथ साथ हुए थे, उधर से शादी भी हुई थी, उधर से वो भी हुआ था, दोनों इकट्ठे हुए थे फिर। तो आपके जीवन में आपकी जो सहभागी था वो कैसा था? जो साथी था वो अच्छा है, और वो बैंक में जॉब करता था। तब ऐसा होता कि हम लोग क्योंकि आगे जब गृहस्थी बड़ी होनी तो सिंगल अर्निंग तो से काम नहीं चलेगा, तो उसमें इच्छा थी कि जो भी सोर्स आएगी वो वर्किंग होनी चाहिए। तो एक ये माध्यम था, मतलब कि वाइफ को चूज़ करने का, और नौकरी वाली वाइफ चाहिए, ताकि हम आगे से पूरा, मतलब कि बच्चों की जो भी आने वाले हमारे बच्चे, उनके जीवन के अंदर अच्छा गृहस्थ अच्छे तरीके से चल सके, ये हमारा उद्देश्य था।
वो हमको प्राप्त हो। तो आपके जीवन में जैसे कि आपने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर दिया, बच्चे भी हुए, तो जो आपके आर्य समाज की पद्धति थी, क्या आपके बच्चे और आपके पत्नी ने उसको स्वीकार किया? हाँ, स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि वो पत्नी भी जो थी वो भी आर्य समाज, उनकी जो बैकग्राउंड थी वो भी आर्य समाज की थी। तो जब दो परिवार में एक ही सहमति हो जाती है उसके बाद तभी मतलब कि आगे रिश्ते बढ़े हैं। तो वो भी आर्य समाज में बिलीव करते थे और हम भी आर्य समाज में बिलीव करते थे। और हवन करना, उनके वहाँ पे भी यज्ञ वगैरह हवन करते, इतवार को जाते थे और हम भी इधर से हवन वगैरह करते थे, यज्ञ करते थे, घर में यज्ञ करते थे, ये सब चलता था। बच्चों को भी शौक डेवलप हो गया? हाँ, बच्चे जब धीरे धीरे, तो उनको जैसे अभी जब बच्चे पैदा हुए तो उनको भी गोदी में रख के हवन करना, बड़े बेटा भी गोदी में था, उसको हवन करना, उसके बाद गोदी में बैठा के मतलब आहुति देना, बचपन में उन्होंने सीखा। दो बेटे हुए मेरे, वो दोनों के साथ भी यही प्रोसेस था कि उनको वही उसका हवन कैसे करना है, इस तरीके से हम लोग बताते थे उनको, और उनके अंदर भी वही संस्कार आए बच्चों के अंदर, जो हमारे माता पिता ने हमको दिए, हमने आगे बच्चों को दिए। तो आपका जीवन, ये गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता रहा और बच्चों ने भी आपका वो सीखा। जी जी। उसके आगे आपके लाइफ के अंदर ऐसा कौन सा समय आया कि जब आपने ये इच्छा आपकी डेवलप हो गई कि आपने आर्य समाज से उसके साथ साथ ध्यान को भी जोड़ दिया? ये समय का अनुभव आप हमें सुनाएंगे? ये हमारे घर में आर्य समाज का जो थी पद्धति थी वो तो चल रही थी, हवन वगैरह सब कुछ होता था। पत्नी के मन में ये इच्छा थी कि उन्होंने गुरु धारण करना है। तो उस समय गुरु धारण करने का मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, उनको मिलने जाना है, इनके मन में इच्छा थी कि उनको गुरु माँ हैं, उनको मिलने जाना है। तो ठीक है, हम लोग चलेंगे। तो बच्चों के हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे, उसका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, उसका 12वीं के बोर्ड का एग्ज़ाम था। जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, हम लोग पूना चले गए। पूना में मेरे चाचा जी थे, वहाँ से हम लोग मीरज चले गए, मीरज में रहे। मीरज में गए, वहाँ पे एक रात रहे। अगले दिन हमने गुरु माँ से मिलने के लिए इच्छा जाहिर थी। तो हम उस वक्त वो घर में नहीं थे, वो आश्रम में थी। फिर हम लोग आश्रम में गए, तो मैंने गुरु को फर्स्ट टाइम देखा था, तो उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा था। बच्चे परिवार सहित हम लोग गए थे। तो गुरु माँ ने पूछा पत्नी से कि बदले कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए? तो बोला कि ऐसे ऐसे, हमको रेफरेंस दिया। तो बोला हम लोग दिल्ली से आए। तो आइए बैठिएगा। जो भी आदर सत्कार जो गुरु के जो होता है वो उन्होंने किया, क्योंकि दूर से आए थे, दिल्ली से आए थे। क्योंकि दिल्ली से माँ का बहुत ज़बरदस्त लगाव था, क्योंकि वो माँ भी दिल्ली में कुछ समय तक दिल्ली में थी, दिल्ली की वातावरण को जानती थी, दिल्ली से मीरज कितना दूर है वो भी जानती थी। तो एक स्पेशल इंटेंशन दी गई, मतलब कि वाइफ को, हमको, पूरे परिवार को, कि बोला कि दीक्षा लोगी क्या? तो पत्नी ने मेरे से पूछा कि दीक्षा लेंगे क्या? मैं कहा दीक्षा क्या होती है? कहते गुरु धारण करेंगे। मैंने कहा यार ये गुरु कैसे धारण करना है, गुरु को धारणा कैसे करें, मेरे को तो पता समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे मैंने करना क्या होता है? कहता कुछ नहीं करना होता है, एक नाम जप होता है वो करना होता है, ध्यान करना होता है। मैंने कहा ठीक है। उधर से हमारी आर्य समाज पद्धति में भी ठीक है, जब बाद में आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान में बैठते थे हम भी। मैं कहा ठीक है, हम हवन नहीं करेंगे, यहाँ पे गुरु मंत्र बोल देंगे, बात तो एक ही है। वहाँ पे हवन। आर्य समाज में आपको कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि गुरु कौन है? हाँ, वैसे हमको ज्ञान नहीं था, मेरे को ज्ञान नहीं था। जब मेरे को वहाँ पे ज्ञान पता चला कि ऐसे हो, वहाँ की पद्धति क्या है, ध्यान करना, वहाँ पे भी ध्यान कर, मंत्र उच्चारण के बाद ध्यान करते थे। यहाँ पे मतलब कि जो भी नाम मिलेगा, नाम के बाद ध्यान करेंगे। मैं क्या, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा मेरे को, हम लोग दीक्षा ले लेंगे। तो हम फिर पूरे परिवार ने, पत्नी ने भी, मैंने भी, दोनों बच्चों ने फिर दीक्षा हम लोगों ने ली। अब दीक्षा के बाद भी हम लोग जब दीक्षा लिया तो फिर वो करना पड़ेगा। तो फिर वो हम लोग पूरी पद्धति करते हैं। आपके गुरु का नाम जान सकते हैं?
हमारे गुरु का नाम हमारे ओम मालती माँ जी मीरज में रहते मीरज थे। में रहते हैं। मीरज में रहते थे। उनसे हमको बहुत प्यार मिला। वही स्वामी शिवानंद जी की वो शिष्य। हाँ वही स्वामी शिवानंद जी के शिष्य हैं। स्वामी शिवानंद जी के ऋषिकेश के अंदर स्वामी शिवानंद नगर है, उन्होंने दीक्षा वहाँ से ली थी। और उनके एक और शिष्य थे चिदानंद जी। हम पर्सनली जब बाद में हम लोग जाते थे, मीरज वगैरह में जाते थे, और हम लोग एक दो दफ़ा गुरु माँ के साथ भी गए थे। वहाँ पे चिदानंद जी के हमको दर्शन हुए थे। इत्तेफाक से वो सेम ट्रेन में हम लोग जा रहे थे। चिदानंद भी थे, गुरु माँ भी थी, हम भी थे, हमारा पूरा परिवार भी था, हमारे दिल्ली के साधक भी थे। हमको चिदानंद जी के साथ भी उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर हमने शिवानंद जी को नहीं देखा। पर हम लोग वहाँ पे लगातार शिवानंद आश्रम में जाते रहते थे। तो आपको दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए? दीक्षा लेने के बाद जीवन में ये परिवर्तन ये आया कि हमको थोड़ा बहुत शांति प्रदान हुई। आप करते थे रेगुलर? मैं मेडिटेशन कम करता था, पर जब भी करता था मैं मंत्र जाप करते रहते थे? मंत्र जाप, हाँ मंत्र जाप मैं लगातार करता था। मंत्र जाप जो था वो तो ड्राइविंग करते हुए मंत्र, जो भी उन्होंने मंत्र बोला वो घर से शुरू हुआ, जहाँ पर जाना है हमने वहाँ पर मंत्र जाप चलता रहता था। और मंत्र जाप तो मैंने खूब किया। और उसके साथ साथ ध्यान के लिए भी जब भी कभी समय मिलता था, ऑफिस से थक के आ गया, फिर नहीं रहता था ध्यान, तो मंत्र जाप जब तक ऑफिस से चले घर के लिए, घर से चले ऑफिस तक के लिए, इस बीच में चलता था। सुबह जब नहाने के बाद पश्चात में थोड़ी देर पर पूजा करनी थी तो मंत्र जाप चलता रहता था। ये था हमारे साथ। तो परिवर्तन यही आया, थोड़ा शांति मिली आपको? अच्छा लगता था। अच्छा लगता मेरे को मंत्र जाप वो इतना प्यारा मंत्र था वो। अभी भी मतलब कि कभी कभी होता है कि वो चलना शुरू हो जाता है। जब उधर ध्यान जाता है वो अपने ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। हाँ। तो आपको अच्छा लगता था इसका? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आपके जीवन के अंदर एक और पड़ाव है, जो आप पहले मांसाहारी थे और अब आप शाकाहारी हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। आप कब से मांसाहारी थे? कब से मांसाहारी थे? बचपन से? बचपन से। आपके परिवार में सब खाते थे? हमारे परिवार में सब खाते थे। इधर से नानी के परिवार में, उधर दादाजी के परिवार में सब खाते थे। दादाजी के परिवार में भी सब खाते थे? हाँ, सब खाते थे। तो मेरी ज़िंदगी में एक इसका पड़ाव तब आया जब हम लोग अपने कुछ फैमिली मेम्बर के साथ मंसूरी में गए थे। तो वहाँ पे तब पूरा परिवार में था, तो नॉन वेज तो सभी खाते थे, तो उसमें तो हम भी थे। तो खाना वाना जब खा चुके थे नॉन वेज खाने के पश्चात, तो मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा था कि वो बड़ा बेटा वो है, वो कहाँ है, काफ़ी देर से दिखाई नहीं दिया। कहते जी वो ना खाना डिनर करने के पश्चात वो किसी के साथ चला गया। मैं कहाँ चला गया? कहते वो किसी के कोई अंकल है उनके साथ चला गया, नीचे उनके साथ गया वो। मैं कहा ठीक है, कब तक आ जाएगा? 10-15 मिनट तक आ जाएगा। 10-15 मिनट बीत गए, दोबारा से फिर नहीं आया। फिर मैंने पूछा, वो बच्चों से पूछा, मैंने बड़े से पूछा, मैं किसी को कह के गया? कहते हाँ, कोई बोलता है, एक बड़ा थे, उन बोलते हाँ वो कह के गया मेरे को। तो मैं कहा कब तक? कहता अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। आधा घंटा और बीत गया, 1 घंटा हो गया। हम लोग खाना वाना खाया था, हम लोग 10:30-11 बज गए थे, 11:30 बज गए इस चक्कर में। फिर मैंने जिसके साथ हम लोग गए थे उससे पूछा मैंने, यार मैंने कहा बताओ कि वो कहाँ पे है अम्बरीश? कहता वो ना एक मेरा कोई हमारे साथ ही था, वो जो हमारे साथ ही गए थे, डिनर किया था, कि हमारे से उनका कुछ काम है, इनका प्रॉपर्टी का काम है, उसके लिए कुछ पेमेंट लेने के लिए नीचे घाटी में गया। मैं तो हैरान हो, मैं क्या घाटी में गया है पेमेंट लेने के लिए, वो भी प्रॉपर्टी डील के साथ, अकेला गया है उसको लेके? तो मेरे को नहीं हुआ। मैं उस वक़्त तो मेरे को मोह होता ना, मोह, पुत्र मोह उस वक़्त जागृत हुआ मेरा।
और डर भी जागृत हुआ। डर पुत्र मोह का डर जो जागृत हुआ मेरे को। मैंने कहा यार ये अकेला गया है तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी वाला कैसे बंदे नहीं है, क्या है, अंधेरे के वक्त में गाड़ी में गए हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं उस वक्त बहुत बेचैन था, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अलग जाके बैठ गया और मैंने ये प्रण किया कि बेटा सही सलामत घर में आ जाए। तो मैं आज के बाद ये जो नॉन वेज है ये मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि नॉन वेज ख़त्म करने का मतलब ये है कि जैसे मेरे को अपने बेटे के प्रति मोह था, उसके कारण से उसकी सेफ्टी के लिए हमने नॉन वेज खाना बंद कर दिया। बट जिस को काटा गया है वो भी तो किसी न किसी परिवार का बंदा होगा ना, उसके भी माँ बाप भाई बहन होंगे, उनको भी तो मोह होगा ना। जब हम अपने लिए अपने मोह अपने परिवार के लिए अपने लिए मोह के लिए हम अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्या हम लोग इस बारे में सोचा है कि उसका भी परिवार होगा, उसका भी परिवार होगा। तो हमको ये मेरे को नहीं अच्छा लगा। मैंने उस दिन के बाद मैं प्रण कर लिया कि आज के बाद मैं कभी भी खाना नहीं, मतलब कि नॉन वेज नहीं खाऊंगा। क्योंकि जैसे हमारी मतलब कि ममता है, वैसे उनकी तो ममता होगी आपस में। मेरे को इस सिलसिले में एक सीन याद आता है, जब मैं न्यूजीलैंड में गया था और वहाँ पे क्या होता है कि डक्स बहुत आराम से रोड क्रॉस करती हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि मतलब उनके अंदर भी मोह की वो अटैचमेंट है बच्चों के साथ। डक्स रोड क्रॉस कर रही थी, इधर से एक ट्रक वाला बड़ी स्पीड से ट्रक पे जा रहा था, काफ़ी डिस्टेंस था। मैं आगे देख रहा था कि दूर तक वो डक्स जा रही है। मैंने ट्रक वाले को इशारा किया, हाथ धो, डक्स जा रही हैं। उसको उसने देखा नहीं तो उसने स्पीड से ले गया। मेरे को पता था कि इसमें से कुछ मरेंगी, उसके नीचे आके मरेंगी। वही हुआ। वहाँ पे गया तो उसमें से मेरे सामने ही एक मतलब कि 5-6 तो बच गई थी, एक डक उसके नीचे आ गई थी। जब वो ट्रक निकल गया तो सब क्या जो भी उनकी लैंग्वेज में मतलब कि उन्होंने आपस में वेराय शुरू कर दिया। तो मैं देखा था एक डक जो बड़ी थी, शायद उनकी माँ थी, वो बार बार उसके 4-5 चक्कर लगाए उसने। ये ममता मैंने पहली दफ़ा देखी कि पशु पक्षियों के अंदर भी ममता होती है। ये मैंने उनके अंदर देखा। 4-5 उन्हें डक में लगाया। तब मैं वहाँ पे बैठा, तब मैं ध्यान में भी था। मैंने 5 मिनट वहीं पर ही बैठ के उस डक की जो भी था मतलब कि सोल को, हाँ, आत्मा के लिए मैंने किया कि इसको मतलब कि यहाँ से मुक्ति मिले और नया जीवन, इसको अच्छा नया जीवन मिले। ये मैंने खुद मतलब कि वहाँ पे किया। और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो वाला जब वो सीन देखता हूँ ना कि वो ढक उस बच्चे के आसपास घूमती थी, पर उनका ज़्यादा मोमेंट नहीं था। वो 2-4-5 मिनट तक किया, ताकि उसके परिवार वाले बंदे आगे जा चुके थे। वो भी धीरे धीरे जाके सड़क पर जाके फिर दोबारा उसने उसको देखा, फिर अपने रास्ते पे चली गई। तो आपको दोनों चीज़ें सिखा गई, दोनों चीज़ें कि ममता भी है, मोह भी है, हाँ। पर मोह को छोड़ना कैसे, हाँ, वो भी सिखा गई कि मोह को छोड़ना उस कैसे। पक्षी उसने मतलब कि डक ने मेरे को सिखा दिया कि मोह को छोड़ना भी ज़रूरी है। मोह को छोड़ना भी ज़रूरी है। ये तो आपका ध्यान में आने के बाद का एक्सपीरियंस है। जब आपने मांसाहार छोड़ा तब इतनी समझ नहीं थी, सिर्फ इतनी फियर समझ था। नहीं थी, हाँ, इतनी समझ नहीं थी। बच्चे के फियर, अपने बच्चे की वजह से मतलब कि ये ममता की सही वजह सलामत से वापस आ जाए, मैं इसके बाद ये मांसा मैं नहीं खाऊंगा। तो ये समझ मेरे को बहुत दिन के बाद, मैंने प्रण तो ले लिया था, खाना भी छोड़ दिया था, और परिवार में किसी को भी नहीं पता था कि मैंने 7-8 साल के बाद पता चला कि हालांकि मैंने छोड़ दिया था, परिवार वाले खा रहे थे, अभी भी वो खा रहे थे, मैंने मना नहीं किया था उनको, पर मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया था। अपनी तरफ से वो चीज़ नहीं आई थी, बच्चे खाना चाहते थे खा रहे, कोई उसमें रोक टोक नहीं थी। पर धीरे धीरे फिर बाद में बच्चों ने भी छोड़ दिया था। परिवार में पत्नी तो खाती नहीं थी, तो वो तो जो बच्चों के भी था उन्होंने भी छोड़ दिया था। तो आपके जीवन में ध्यान पूरी तरह से और PSSM के जुड़ने का समय क्या था?
कब ऐसा हुआ कि आपने PSSM के साथ जुड़ गए, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के साथ जुड़ गए? ऐसा था कि जब हम मेरठ में गुरु माँ के साथ जाते थे, साधक दिल्ली में भी थे, काफ़ी साधक दिल्ली से भी जाते थे। हमारे एक गुरु भाई थी डॉक्टर संदीप भसीन, वो भी योगा करते थे, वो भी बर्थ वर्कशॉप करते थे, और उनकी एक वर्कशॉप थी इंद्रपुरी के अंदर। तो उन्होंने का फ़ोन आ गया सुबह कि ऐसे ऐसे हमारी वर्कशॉप है, आप दोनों आ जाओ। क्योंकि हमारा शुरू से ही हर एक के साथ बहुत स्नेह रहता है, लगाव रहता है। तो उनका होता है कि आपकी ज़्यादा रुचि है, आप इधर कालका जी में वो लोग रहते हैं, आपका रोहिणी में आप लोग हो, तो इंद्रपुरी आपके घर के पास आधे रास्ते में पड़ेगा, मेरी वहाँ पे वर्कशॉप, आप आ जाइएगा। तो हम लोग वहाँ पे वर्कशॉप के लिए गए। वहाँ पे हमने सारा दिन वर्कशॉप करी। वर्कशॉप होने के पश्चात जब हम वापस जाने लगे तो डॉक्टर सौरभ रंजन से हमारी फिर मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने बताया था, डॉक्टर सौरभ रंजन से मिस्टर डॉक्टर संदीप ने बताया था कि ये यहाँ के इंचार्ज हैं, पिरामिड ध्यान सिखाते हैं, तो ये यहाँ पे लगातार ध्यान करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप वहाँ पे आओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पे भी ध्यान कर सकते हो। फिर डॉक्टर सौरभ रंजन से बातचीत हुआ हमारा। तो पिरामिड था, पिरामिड के अंदर उन्होंने फिर पिरामिड के फ़ायदे बताए, फिर पिरामिड में ध्यान के बारे में बताया। धीरे धीरे हमारा रोनी से कालका जी में जाना 30 किलोमीटर था, ये हमारा 12 किलोमीटर के ऊपर सेंटर पड़ गया। तो हमारा फ्रीक्वेंटली वहाँ पर जाना शुरू हो गया। तो वहाँ हमको पता चला कि यहाँ पूर्णिमा का ध्यान भी होता है, बुक्स वगैरह भी दी जाती है पढ़ने के लिए। तो डॉक्टर सौरभ रंजन ने हमको एनकरेज किया ध्यान के माध्यम से कि बुक्स रीडिंग भी करो और अपना पिरामिड ध्यान करो। और हम लोग अपना नाइट मेडिटेशंस के लिए जो था हमारा पूरा फुल मून का, हम जाया करते थे वहाँ पे। अपने 2 घंटे 3 घंटे किया, उसके बाद वापस घर आ गए। पूरी नाइट नहीं बैठते थे, फिर हम वापस आ जाते थे। और इस माध्यम से हमारा मतलब धीरे धीरे PSM के साथ नाता बढ़ता गया। सहगल जी की आत्मा की यात्रा से बहुत से पहलुओं के बारे में हमने जाना। अभी आगे बहुत कुछ और बचा है जानने के लिए। बने रहिए हमारे साथ भाग 2। नमस्कार, धन्यवाद।